बताइए, इंट्रोड्यूस मी टू। ये मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा। बहुत मेहनत कर रही हैं इलेक्शन में। पारुल है ये, जिनका घर है भारद्वाज अच्छा। जी, उनकी डॉटर इन लॉ है। बाकी लोग अपना अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप अपना सब लोग। आप इनकी बेबी के इंचार्ज हैं जब तक ये इलेक्शन का काम कर रहे हैं। शी इज वेरी क्यूट। अपना अपना नाम बताते जाइए सब लोग। Really, how nice. I studied psychology, you know. And I Yeah. really want ki mental health awareness definitely. Yeah, in fact, we've put it in our youth manifesto. Okay. Because, and we've put that there should be a good center in Lucknow, and it should have 4 hubs, and especially because the drug problem is very big, and also because of unemployment and all, depression amongst young people has become a huge problem. So we've put it. Helplines and Yeah. more of campaigning is required Yeah. to bring. Yeah. So that is my point from my side. कि please आप mental health awareness. In fact, you should get the. आपके पास youth manifesto नहीं है और हाँ तो मंगवा लो, भिजवा लो। आप आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ आ जाओ। आ जाओ आप। ये हमारी सबसे बड़ी घर की दादी जी। उनकी ब्लेसिंग से मतलब हम तो सदा से तुम्हारी वोट देंगे। एक वोट तो मिल गया मुझे। किसी की भी वो रही है सरकार और वोट पड़ी है तो वोट हमने कांग्रेस की देंगे, कभी भी किसी और की ना दें। शुरू से ही तो शुरू में वोट पड़ेंगे जब तो बस कांग्रेस को ही देती जा रही मैं पापा नहीं वोट, चाहे कोई काई को दे। मैं भी। हाँ मैं भी कांग्रेस को ही दे जा रही हूँ। कांग्रेस पे तो हो तुम। हाँ ये खड़ी देखें। ठीक है, मैं तो आप ही की बेटी हूँ। फोटो देखे मैंने। आगे आप। कॉल है आप? परिवार बहुत बड़ा है। कौर, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉल है ना, हमारा परिवार कॉल भी है। गॉड। अच्छा अच्छा। टीचर वे। अच्छा। My name is also Priyanka and I'm Priyanka Chauhan. I thought you were going to say Priyanka Chopra. Hi, you were there before ना? आपकी बहुत सुरक्षा कर रही कांग्रेस थी। प्रेसिडेंट एंड शी इज आल्सो मिसेस इंडिया 2021। Wow, great. And she joined after being inspired by you. Last year she joined the party. Yeah, how nice. प्लीज उठिए मत, प्लीज बैठे रहिए। गीता शर्मा जी हमारी उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। आपसे बुलंदशहर में भी मिली थी। अच्छा। आप बात रखी थी जी, आपके सामने जी। अपनी उन्होंने। नमस्ते, मैं मोनिका चौहान नोएडा की मूल निवासी हूँ और लेखिका हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा सा लिखती हूँ अच्छा। और आज आपसे मिलने स्पेशली 2 बजे से यहाँ लोग। आई नो, आई एम वेरी सॉरी। बहुत एक्चुअली मैंने कल जब प्रोग्राम देखा तो मैंने बताया कि ये ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें जो सुबह का संवाद था उसके लिए शायद 45 मिनट थे और फिर ये जो डोर टू डोर उसके लिए भी कुछ 15-20 मिनट थे। मुझे मालूम था कि देर लग जाएगी। जो आपने आते ही सॉरी वर्ड एक बोल दिया, वरना हम और बाकी नेताओं में हमने ये देखा है, मैं जैसे नॉर्मली जाती रहती हूँ तो अभी मैं लेटेस्ट पंकज जी का उसमें गई थी, मुझे कोई नाम लेने में परेशानी नहीं है, तो उन्होंने सॉरी हम लोगों ने उन्हें बोला कि भाई इतने लेट आए, वो भी 3-4 घंटे लेट हो जाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन एक वर्ड जो आपने आते ही कहा तो वो यहाँ लग गया कि हम कुछ वरना तो फील भी नहीं करते हैं। आप हाउसवाइफ्स हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो नेताओं से? मैं भी आप ही की तरह हाउसवाइफ ही रही हूँ। मैं पहले ये मैं स्पष्ट कर दूँ, 2019 से पहले मैं भी हाउसवाइफ ही रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या है, कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, या कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते? करते हो? हाँ। मैं चाहती हूँ कि
मेरा घर बहुत अच्छे से चलता रहे, उसके लिए मुझे बच्चों की फीस वो मेरे मेंटेन हो जाए। क्योंकि बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और 2-3 बच्चे जब हो जाते हैं तो उस फीस को अपने कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में और बच्चों की फीस के क्षेत्र में आप जरूर काम करिए, मेरे लिए अच्छा हो। तो आप बता रही थी, बताइए। मधुआ रास्ता, तो प्लीज थोड़ा सा हम लोगों को आप अच्छे इतने लगे हो दिल से। आज सुबह जब हम संवाद में गए थे तो किसी ने पता नहीं कितनी 10 साल पुरानी फोटो निकाल के दिखाई, इसमें मैं इतनी पतली हूँ। मैंने कहा मुझे दिखाने दो, प्लीज मत दिखाओ, बस बुढ़ी हो गई पतली। मैं आपको ना 20 साल पहले देखी हूँ, 20 भी नहीं 22-25 साल पहले राजीव गांधी के साथ आए थे आप झारखंड में, इसमें आपका महिला मैदान केंद्र है गिरिडीह में, वहाँ पे। अच्छा। उस समय आप एकदम अलग एक्चुअली बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं ना, बाहर से बहुत सारे लेडीज ला रहे हैं और कैंपेनिंग में 100-200 बाहर से रहे हैं, तो हमें और RSS तो है लेकिन बाहर से भी आ रहे हैं। पावर में है ना, तो पावर में जो होता है उसके पास लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं। हम लोग क्योंकि इतने टाइम से विपक्ष में है तो हमारे पास लोग, लेकिन हमारे जो लोग अब नए नए जुड़ रहे हैं, ये जो आप सब लोगों को देख रहे हो, ये अभी जुड़े हैं। और आप भी, अगर हम जितने भी लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं ना, हमें पर्सनल एफर्ट करना पड़ेगा, हम सबको मिलके अपना अपना कुछ टाइम निकाल के। क्योंकि ये सच है कि हमारा संगठन 30 सालों से हम सत्ता में नहीं रहे यूपी में, तो एक्चुअली संगठन बहुत कमज़ोर हो गया था। तो जब 2 साल पहले मैं यहाँ आई यूपी में, तो मैंने देखा कि मतलब सिर्फ ज़िले तक था और वो भी बहुत कमज़ोर। अब हमने बहुत काफ़ी संघर्ष करके उसको न्याय पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक हमने बनाया है, बट हमारे लिए एक्चुअली लंबा संघर्ष है। छोटी छोटी क्लिप्स जो आप देख रहे होंगे बीजेपी की बहुत आती है कि हमने 5 साल में क्या किया, लेकिन नोएडा तो बसाया ही कांग्रेस ने, यहाँ की लेडीज, यहाँ का वजूद सब कांग्रेस से, तो हम उसे क्यों नहीं वीडियो के थ्रू, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा नोएडा ऑथोरिटी काम कर रही है। पंकज सिंह जी उसमें अपना फोटो चिपका के मैंने कर दिया, वही चल रहा है, लेकिन कोई भी मार नहीं करेगा। आप मुझे बताओ आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये तो मेरी कांग्रेस की लेडीज हैं, ये तो मुझे कभी भी पकड़ सकती हैं। आप नहीं मैंने कहा ये जो घर है ना, आप जहाँ आई हैं, ये जी आपके लिए रहा है। ये सोच लो दिन रात जो सांसें चल रही हैं आप ही के लिए चल रही हैं, रात दिन बस आपके लिए लगे पड़े हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं, बस रात दिन लगे पड़े, जी जान से लगे पड़े। मैं चाहती हूँ दिल से जीते। मतलब पापा तो बहुत ज्यादा, पूरी फैमिली बहुत हमारे साथ लगी। एक 6 महीना की बच्ची को रख के इतना बहुत, ये मैं पूछ रही थी, ये एफर्ट बहुत बढ़िया। मैं गाड़ी में यही पूछ रही थी कि इसको कौन देखता है, दूध पीती है क्या? मैंने खूब महीनों के लिए दूध पिलाया अपने बच्चों को, 14 महीने अपने बेटे को और 10 महीने अपनी बेटी को। और मुझे मालूम सुबह रात दिन रात कितना काम होता है, तो मैं ये पूछ रही थी कि कैसे सब कौन देख पाता है। हाँ, बहुत लकी हो तुम कि दादी जी देख। पर कांग्रेस में सीरियसली मैं खुद बताती हूँ, मैं जैसे सब बोल रहे बीजेपी में, झूठ नहीं बोलेंगे, मैं खुद, मेरा बीजेपी इंक्लिनेशन रहा है अभी तक। बट यहाँ आके पापा क्योंकि भाभी से जुड़े तो मैंने चीज़ें समझी। मैं बिल्कुल, मैं मैंने कहा था मैं कुछ करूँगी नहीं, शायद मैं इन्वॉल्व भी नहीं है। बट मैं सच बता रही, जब मैं अगर इस फेवर में आ सकती हूँ ना, तो दैट मीन्स कांग्रेस अब उठ रही है। वो मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे लग रहा है वो इंदिरा गांधी जी को आप में देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो, आपका जो फेस आया है ना, ये शायद कांग्रेस को ना ऊपर लेके जा रहा है। मतलब यही चीज़ है जो ऊपर हमारी your coming in has made women from all the sectors, right from a lower sector to high-rise societies to as modern as possible, they connect to you. Exactly. And you are a very strong point for Congress to come out in a big way. You are the only point. So, you know, that has really made a lot of difference. Because not even my father is from the army. So they were all, they were all, I got a lot of backlash from the whole family. My father is an IS. So, you know, all these service class I come from. So there was a huge backlash. But then once I started working with her, today they are all putting very positive comments in all the posts. So, you know, that little bit of service side has come in our favor. So, but you are, I think, majorly a huge, you know, face that has really been a connection for all of us, and women especially. Because I think women are people who can really be very good at multitasking. And right now, again, women is in Like majority. this. Yes, absolutely. She's so quiet. Huh? She listens when people are talking. बहुत ध्यान से सुनती है सारी बात।
women. ये जो आंगनवाड़ी वाला प्रॉब्लम है, ये सब बातें कोई नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। एंड फर्स्ट टाइम जब हमने न्यूज़ में पढ़ना चाहिए, कवरेज नहीं है, सॉरी बट कांग्रेस को बिल्कुल कवरेज नहीं है, नॉन न्यूज़पेपर, नॉन इन मीडिया, एनीवेयर। बट एनी हाउ वी आर द मीडियम्स ना, यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं क्या मैम ने कहा, सोशल मीडिया पे देखते हैं। एंड फ्रॉम देयर वी कैन टू नो दैट शी इज राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द रियल इशू। वी आर, हमें नहीं चाहिए इस टैगलाइन से पता चलता है आज भी लड़का लड़की इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की हो विमेंस को इतना मतलब पावर दी है ना इस चीज से। ये तो लड़के भी पहन रहे हैं मेरा बेटा पहन के घूम रहा था घर पे, ये क्या क्यों मैं भी लड़ सकता हूँ। कल मेरे हस्बैंड ने कल बोला मुझे, मैं लड़का हूँ, लड़ाकू हूँ। अच्छा ठीक है, अब तो ये घर पे भी आ गया है नारा, इसका उल्टा यूज हो रहा है। एक सर्वे हो रहा था एक वर्कशॉप में थी मैं जेंडर सेंसिटिविटी की, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जेंडर रोल्स प्रोफेशन के पूछे गए कि अच्छा आप लोग सब ना लिखिए कि अगर आप मेल सोचते हैं तो आपको क्या प्रोफेशन समझ में आते हैं, या हम एक प्रोफेशन बोलते हैं कि पायलट, या हम बोलते हैं पॉलिटिशियन, या हम बोलते हैं, तो वही चीज़ देखी गई उसमें कि अभी भी जो प्रोफेशनल रोल्स हैं वो जेंडर के साथ एसोसिएटेड है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो जो ये न्यूट्रलिटी होनी चाहिए प्रोफेशंस में। तो आई थिंक अगर पंखुड़ी जी जैसे खड़ी हुई हैं तो ये वाला अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जेंडर सेंसिटिविटी का होगा और लोग मोटिवेट होंगे इसके लिए। तो जेंडर सेंसिटिविटी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये स्टेप है जो आपने उठाया। और हम अपने बच्चे अपने बॉयज़ को कैसे एजुकेट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। चीज़ बताना चाहूँगी, मैं एक मार्केट में गई थी तो वहाँ पे ना मैंने अपने बेटे के लिए पेन लिया, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने भी लिया, तो एक बड़ा अच्छा पेन था। तो शॉपकीपर ने कहा, तो वो लोग बोलने कि मुझे ब्लू दे दो, मुझे ये दे दो। मैं चुप खड़ी रही एकदम शांत, मैंने कहा कोई भी कलर दे दीजिए। तो बोलते कि आपका बेटा है कि बेटी है, मैंने कहा मेरा बेटा है। तो कहते फिर आप उसके लिए पिंक कलर क्यों रहे? आई टू पिंक ही बचा, टू पिंक। आई सेड ये पिंक और ब्लू तो आप लोग ही सिखा रहे हो, ये कोई पैदा नहीं होता इस चीज को लेके कि मेरे बेटे को नहीं पता था कि उसको ब्लू पेन ही। इसलिए ये वाला इसका ये इस पिंक का नाम पता है क्या है? नॉकआउट पिंक। सीरियसली मतलब मुझे लगता है कि जितना भी क्राइम आप बात कर ले विमेन के लिए, हमेशा हम लोग बात करते हैं गैंग रेप, ये वो अभी भी इतना हीनियस क्राइम हुआ है 4 days बैक, सीरियसली दिल लगाने वाला। आई थिंक ये सब हम चाहे जितने भी क्राइम के लिए ये बना देंगे पुलिस एंड ऑल, बट एक जो मेन बेस है ना मैम वो घर से स्टार्ट होगा। दैट कैन ओनली हैपन व्हेन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये मेरा पर्सनल सारी हाउसवाइफ्स बहुत चुप है। आप लोगों की भी हमें बात सुननी है, आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन। मैं अपने बेटे से सारे काम कराती हूँ बचपन से। बेटी बीमार थी तो तुम देखभाल करोगे, तुम उसका पलंग बनाओ, तुम ये करो। कहते हैं मुझे अपनी सारी भड़ास मेरे पे निकालोगे क्या? एयरपोर्ट में सूटकेस तुम्हें उठाओगे, हम दोनों चल रहे हैं, वो पीछे से पुश कर रहा है। कहते लेकिन सीखा है, और क्योंकि सीखा है तो उसका एटीट्यूड एकदम अलग है। तो एक्चुअली लड़कों को भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। हाँ बर्तन भी मांज देते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। अब पे नहीं भी जा रही है किचन में बहुत। अब बाहर रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो काम तो सीखना ही पड़ेगा ना। करुणा अकेले रहेंगे कहीं। बहुत कुछ सिखा दिया, करुणा ने ना बहुत कुछ सिखा दिया। चेंजेस खुद ही लाने पड़ेंगे हमें, तभी चेंज होगा। और ये चीज़ बहुत अच्छा है, मैं मतलब सब बदलाव चाहते हैं, जैसे कांग्रेस बदल के बीजेपी आई थी, अब लोग बदलाव भी चाहेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव टैगलाइन लेकर है। ये मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि हमें महिलाओं को इग्नोर किया जाता है। सब अपने वोट बैंक पहचान रहे हैं, इस जाति को, उस धर्म को, सब कुछ, लेकिन महिलाओं को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जब 50% हम आबादी की हैं तो हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों नहीं कंसिडर करते कि महिला एक बड़ा ब्लॉक है जिसका हक है, पॉलिटिक्स में 50% हक है, सरकार में हक है, और आप कंप्लीटली नकार रहे हो। आप कह रहे हो कि आपकी जो सबसे बड़ी स्कीम है महिलाओं के लिए वो सिर्फ एक गैस सिलेंडर मिलेगा आपको 1 साल में। तो इससे आपकी मानसिकता दिखती है। तो आप ये नहीं कह रहे हो कि महिलाओं को सशक्त कैसे करोगे, उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए क्या करोगे, वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं उसके लिए क्या सुविधा दोगे, उनके हेल्थ के लिए क्या करोगे। आज महिला अगर बीमार होती है गांव में या कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, उसको कहाँ मिलती है महिला डॉक्टर? पीएचसी में कोई महिला डॉक्टर है? कोई ऐसा किसी के पास जा सकती है जो उसकी समस्याओं को समझे या उसको एटलीस्ट एक पर्सनल तरीके से ट्रीट करे? उसको मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
उसी तरह से पुलिस स्टेशन में अब जितनी भी केसेस मैं देख रही हूँ इतने 2 सालों से, और मैं इनके परिवारों से मिलती हूँ, इन लड़कियों से मिलती हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ, 90% इन केसेस में जब टाइम आता है FIR फाइल करने का तो कोई फाइल ही नहीं कर रहा है, उल्टा उन परिवारों पे फाइल किया जा रहा है, पीड़िता के परिवार पे फाइल किया, उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं आपकी उसकी रिलेशनशिप थी, ये था वो था, उसको जलील करने के लिए ज़्यादा। तो मतलब एक पूरी जिस तरह से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि महिलाएं इकट्ठी होकर खड़ी नहीं हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इकट्ठी हो जाओ, आप अपने लिए सोचना शुरू करो, अपने बच्चों के लिए। और बार बार मैं कहती हूँ, जैसे आपने कहा कि मुद्दे उठाने, तो बार बार मैं कहती हूँ कि चुनाव है तो आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों से तो आपका फ़ायदा है ना, आप राजनीतिक दल का फ़ायदा है, लेकिन पब्लिक का क्या फ़ायदा है, हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बोलिए। चाहे महिलाओं के लिए या नौजवानों के लिए रोज़गार की बात है, इतने तमाम बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं, परीक्षाओं में आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो यूपीएससी की सीट्स भी इन्होंने बहुत कम निकाली। और अजीब, जैसे मुझे बता रहे थे लोग, ये बच्चे जिन्होंने ये NTPC की परीक्षा दी, कि मतलब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बार बार परीक्षाएं दी हैं, बार बार पास भी हो रहे हैं, उसके बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स डेढ़ साल बाद आ रहे हैं। ये परीक्षा उन्होंने 2019 में बोला था कि परीक्षा होगी, 1 साल 1.5 साल बाद परीक्षा होती है, अब इनको 1 साल और रिजल्ट के लिए वेट करना, अब तो रद्द हो गया है। और जब ये प्रदर्शन करते हैं तो आप मारते हो पीटते हो, और यही हर जगह दिखता है। तो मेरा तो यही मुद्दा है कि महिलाएं, जैसे आप हाउसवाइफ्स हो, आप क्या चाहती हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां आपकी तरह संघर्ष करें, है ना। गांव में भी मैं महिलाओं से मिलती हूँ और उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया उनके पेरेंट्स ने, अब वो संघर्ष करके अपनी बेटियों को भेजना चाह रही हैं स्कूल। तो कुछ भी कर रही हैं, किसी भी तरह से फैमिली से थोड़ा सा फाइट भी कर लेती है कि मेरी बेटी को मुझे पढ़ाना है, या कुछ कमाई अपनी कर लेती हैं ताकि अपने परिवार को कह पाएँ कि नहीं मैं फ़ीस भर दूंगी लेकिन पढ़ाना ज़रूर है। कुछ ऐसी महिलाएं जो चुपचाप से ले जाती हैं स्कूल। तो इच्छा तो ये है ना कि हमारी बेटी हमारी तरह सफ़र ना करे, और हम हाउसवाइफ्स हैं तो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, उनकी अच्छी लाइफ हो, सुरक्षित रहें, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको ऐसी बातें बताई जा रही जिससे आप बहक रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा धर्म सुरक्षित है या मेरी जाति सुरक्षित है। ठीक है, वो अपनी जगह है वो बात, लेकिन वो बात चुनाव में क्यों हो रही है, वो इलेक्शंस के समय क्यों हो रही है, वो पॉलिटिक्स में क्यों इतने बड़े मुद्दे बन रहे हैं, जबकि एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए कि आपको क्या सुविधा मिल रही है। तो सरकार से कोई पूछता नहीं है। तो जैसे यहाँ मुझे सुनने में मिल रहा है कि आपके विधायक तो आते ही नहीं हैं और कभी मिलते नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ रहते भी नहीं हैं, लेकिन उनको मालूम है कि एक्चुअली उनको वोट मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, इस बार भी जितने जैसे आप कह रहे हो उनके वोट हैं। तो इस बदलाव को लाने के लिए मैं सोचती हूँ कि महिला से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल होती हैं और हम समझते हैं कि मेरे ख्याल से हमें सब कुछ संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, हम अपने बच्चों को की जितने भी समस्याएं हैं उसको भी देखते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये नहीं है कि हम घर को छोड़ सकते हैं, हम घर भी संभालते हैं, नौकरी भी संभालते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स टेंशन्स हम ही उठाते हैं, तो हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि महिला प्रैक्टिकल है, तो अगर वो समझ जाए कि देखो हम 50% हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारें आएँ, ऐसी पॉलिटिक्स हो जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, क्योंकि एक्चुअली वही तो आपका प्रिंसिपल काम है। हमें धर्म समझाना पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। पॉलिटिशियंस का काम है कि हमारी सर्विस प्रोवाइड करें, हमारे लिए हमारे भविष्य को बनाएं, और कहीं पे हम लोग सब भूल गए हैं ये बात। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैं और क्योंकि एक्चुअली हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें मालूम है एक्चुअली हमें कोई हेल्प नहीं करता है, इन द एंड हम लोग सब अपने आप संभालते हैं, और जो भी घर की समस्याएं एक्चुअली अल्टीमेटली हम ही संभालते हैं, चाहे किसी भी घर के हों, चाहे बड़े घर के छोटे घर के, जो भी है अंत में हम ही घर को संभाल के रखते हैं, हम ही परिवार को जोड़ के रखते हैं, सबकी प्रॉब्लम जो है हमारे पास ही आते हैं सोल्यूशंस के लिए। तो एक्चुअली हमें अगले जनरेशन के बारे में हमें ही सोचना है ना। खाने से खाली नहीं होगा ना, खा खा के
चाहिए तो और कुछ भी ना, एजुकेशन की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, सेफ्टी की बात नहीं है। मल्लिका जी भी एनजीओ में बच्चों को पढ़ाती हैं। हम एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 16 लाख का आरओ लगाया गया है। वो 3 साल पहले लगाया गया, लेकिन तो चालू भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो 16 लाख का आरओ फॉर अ प्राइमरी स्कूल। एक्चुअली टेक्निकली गवर्नमेंट स्कूल्स में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं और लोकल वो पंचायत के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उस कमेटी के प्रति एक्चुअली वो जवाबदेही है। तो वो कमेटी पूछ सकती है कि यहाँ पे पानी की सुविधा क्यों नहीं है, आरओ क्यों नहीं है, टीचर क्यों नहीं आ रही है, बट किसी को मालूम ही नहीं है और सरकार उसको एक्टिवेट कर ही नहीं रहा है। किसी पेरेंट को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली एक ये समिति होती है हर गांव के स्कूल में, होनी चाहिए, तो उसको चलाने के लिए भी कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसकी बातें होनी चाहिए कि ये जो ये अजीब पाकिस्तान की बात करेंगे, कहीं और की बात उठा लेंगे, फिर हम सब इमोशनली चार्ज हो जाते हैं। बट चुनाव के समय तो आप बताओ ना, आप हमारे स्कूलों में क्या कर रहे हो, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? बच्चे ठीक है, जिसका 2 बच्चे, किसके 4 बच्चे, अब आप बोलोगे इतना बच्चा पैदा क्यों किया? इतना बच्चे पैदा क्यों किए भाई, तुम्हारा जब औकात नहीं है। पर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो गवर्नमेंट स्कूल यदि रहे, और गवर्नमेंट स्कूल से IAS से भी बड़े बड़े पोस्ट पे सब जॉब कर चुके हैं। IT में भी आप देख लो, जितने भी फॉरेन जाते हैं सारे हमारे यहीं से पढ़ के जाते हैं, ऐसा फॉरेन में जाके अच्छे कमाई कर रहे हैं। तो मेन तो मुद्दा हमारा तो स्कूल चाहिए, एक्चुअली नियत चाहिए। एक्चुअली जो सरकार में है उसकी नियत सही होनी चाहिए। एक बच्चे 2 बच्चे तो पाल लेंगे, जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे क्या करेंगे? अब जैसे रोजगार की बात है, और 12 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हुए हैं यूपी में, 5 साल से खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली हैं? रोजगार है, बेरोजगार नौजवान है, तो प्रॉब्लम क्या है? रोजगार दो। अब आपने इतने वो बना रखे हैं, पेच डाल रखे हैं भर्तियों में, ये सब कि किसी को रोजगार ही नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि हर चीज़ में घोटाला कर रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा है। गवर्नमेंट स्कूल बहुत जरूरी है नोएडा में, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल। और जैसे टीचर तो अच्छे होंगे स्कूल में, क्योंकि टीचर को तो आपका देख के लिया जाता है ना, B.Ed किया हुआ तभी आएंगे, लेकिन स्कूल चाहिए, पहले तो माहौल चाहिए ना। टीचर क्या करेंगे, माहौल ही नहीं। बट एजुकेशन में तो इन्होंने कम खर्चा किया है। इनका जो बजट में पहले खर्चते थे उससे कम कर दिया है इन्होंने। तो एजुकेशन तो प्रायोरिटी नहीं है, सेहत प्रायोरिटी नहीं है, बस खाली खाना खाओ। प्रायोरिटी नहीं है। अगर किसी समझदार हो जाएंगे पढ़ लिख के, then हम समझ जाएंगे कि हमें इसी जगह ये भी बात है। ये तो बोलो 49 में पंखुड़ी जी के साथ हम लोग गए थे एक जगह पे, जो नहीं लाइट नहीं थी, उनके बच्चे क्लास 9 में है, इस बार एग्जाम देगा, लाइट नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या करे बेचारी, कैसे पढ़े? बोलिए हमारे मीटर भी देखिए खोल के ले गए, हम कैसे पढ़े? बीजेपी का फैक्ट मुझे माफ से ज़रा ये वर्ड्स थे कि अगर ये बीजेपी के साइड से होते ना, ये वोट तो पक्का था, मतलब दे आर लविंग द कैंडिडेट, बट उनका वो चेंज करने में है थोड़ा लगेगा, हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है ना, जब तक अपने पे नहीं बीतती, अब बहुत सारे लोगों को, अब जैसे पिटाई हो रही है, इलाहाबाद में स्टूडेंट्स की पिटाई हुई, निकाल के पीटा, अब हो सकता है नहीं टीचर्स को भी पीटा, टीचर्स को पीटा है, FIRs हुई हैं टीचर्स जो शिक्षा मित्र हैं जिनका उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया नहीं गया काफ़ी समय से, तो वो प्रोटेस्ट करती हैं शांतिपूर्वक, जाके वो इको पार्क है उसमें बैठ जाएंगी, उनका सर फोड़ा है, उन पे वो रासुका लगा है। नहीं, हेल्दी तो ऑपोजिशन भी बहुत जरूरी है जो अब है। एक छूट सेना के बारे में बोलते हैं कि सेना अभी ताकतवर हो रही है, जबकि सेना का बजट लगातार कम हो रहा है, एक बात ये। और हमने 2014 तक 1600 से 1700 एयरक्राफ्ट खरीदे और पिछले 6 सालों में 18 जहाज खरीदे। तो जब हमने 1600 खरीदे तब हम मजबूत नहीं थे, अब हम 18 खरीद के मजबूत हो गए। ये एक झूठ चल रहा है। एक्चुअली झूठ फैलाने में तो माहिर है। ये झूठ है, इसका सच आप इंटरनेट उन्होंने सोशल मीडिया कैप्चर कर लिया है, हाँ। ये चीज़ मेन होगी। और एक्चुअली शुरू से काफ़ी समय से कैप्चर किया, तो जो गलत फहमियाँ हैं, जैसे मेरे परिवार के बारे में, अगर आप मेरे से नहीं मिलोगे तो आप पता नहीं क्या सोचोगे मेरे बारे में। सिर्फ दादी जी सही सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि उन्होंने पुराना टाइम देखा है ना, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा इतनी जोरदार तरह से, बड़े बड़े झूठ बोलते हाँ, वो हैं, बोल
जो यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी उसकी तो उनके पास डिग्री है, मतलब वो कोर्स वहाँ नहीं चलता था और वो डिग्री है बैठे हैं। और लोग पता नहीं क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं हमसे कि भाई मेरी सास पूछ रही है, कह रही मोदी मशीन बदल देगा तो क्या करेंगे। मैं जहाँ पर भी दीदी गांव में जाती हूँ तो मुझे गांव में औरतें बोलती है वोट तो हम तुम्हें ही देंगे, बस तुम मशीन बचा लेना। मशीन बदल देता है। इतना लोगों में इनसिक्योरिटी है। मेरे को भी यही डर लगता है, कितनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। ये भी जहाँ जाते हैं इनको भी औरतें यही बोलती है कि अपनी मशीन बचा लेना। मशीन बचा लेना, मशीन हम कैसे बचा पाए। लेकिन जागरूक तो हमें ही बनना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बहुत मेहनत की जो, इसलिए मैं फील करती हूँ कि महिलाएं एज इट इज जागरूक होती हैं और समझदार भी होती हैं, प्रैक्टिकल भी होती हैं। बस हमें सपोर्ट चाहिए आपका। मैं तो लड़ ही रही हूँ। आपको तो हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं, और आपको ही चाहते हैं कि आप बनो देश के इंदिरा गांधी जो है ना, जो उन्होंने थाना को आपने दिखाया। एक्चुअली मैं बताती हूँ ना, एक और रीज़न क्या है, लोगों ने बड़ा माहौल बनाया हुआ है। दीदी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक दिन एक सरदार जी आए, तो मुझसे काफ़ी बड़ी एज के थे मतलब, तो वो मुझे कहते हैं कि हम लोग हमारे ग्रुप में इतने अनशन मैसेज आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कहते हैं मैं अपोज करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई गलत झूठा कोई मैसेज चलाते हैं तो मैं उसका सच्चा जवाब देता हूँ। तो कहते 3-4 लोग जो हैं जो बिल्कुल प्रो बीजेपी हैं वो आके मुझे गाली वाली देने लगते हैं। कहते कि इतना ही नहीं, मेरे बेटा मेरा बॉम्बे में रहता है, उसको तक फोन करके कहते हैं यार अपने पापा को समझा लो, अकेले रहते हैं यहाँ पे, देखो हमसे ऐसे करते हैं। ये तो हो रहा है बिल्कुल। तो क्या है ना, कुछ लोग ऐसे वो इतने हावी हैं कि उनके चक्कर में बाकी लोग शांत हो गए हैं। मेरे सोसाइटी में एक दिन किसी ने बहुत उल्टा सीधा मैसेज डाला, कभी कोई उसको अपोज नहीं करता था, पहले भी वो अंकल एक अंकल थे वो डालते रहते थे, मैंने उसको अपोज किया। तो जब मैंने अपोज किया तो पहली बार ऐसा हुआ कि 10 लोग कम से कम और आए जिन्होंने ये कहा कि हाँ ये गलत बात है, हमें ऐसे मैसेज नहीं डालने चाहिए। तो कुछ लोगों को ना हमने अपने ऊपर हावी होने दिया है, जिसकी वजह से बाकी जो जनता है, ऐसा नहीं कि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते, लोग डर गए। एक जो परसेप्शन बन गया है ना कि हम खुल के नहीं बोल सकते, कि बीजेपी वाले जो हमारे आसपास हैं वो इतना हम पे हावी हो रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा जरूरी है कि हम खुल के बोलें। पर्सनल रिलेशन को मार रहे हैं ना। आज ही मैं 76 में हूँ प्रिंसली में, और आज हमारे यहाँ पे पंकज सिंह जी की वाइफ का कैंपेनिंग था, और मेरे एक नोन भैया जो मतलब मेरे एकदम नोन भैया है, मतलब 6 साल से हम एक साथ रह रहे हैं, आज मुझे बोल रहे हैं तेरे से रिश्ता खत्म क्योंकि तू जा रही है वहाँ पे। अरे तो बताओ ये क्या है, तो आपके भैया ही मतलब मैंने उनको वही बोला कि पंकज सिंह जी आपसे है क्या, जबकि हम अपने सोसाइटी के लिए जितने लड़े हैं, जितने हम लोगों का प्रॉब्लम है, सारे सोल्यूशन हम लोग मिलकर किए हैं, लेकिन आज नहीं, तुझे रहना है वहाँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो कोई बीजेपी के लोगों के साथ ऐसे नहीं करता था, हमने तो कभी कि तुम बीजेपी वाले हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे या हमारा तुमसे रिश्ता खत्म, लेकिन ये जो ये इतना नहीं था। तो वो उनका मर्डर किया गया था जब मेरे फादर आए, एंड हम सबको मतलब वी आर 4 सिस्टर्स, हम सबके स्कूल बस पे फॉर्म डाले गए, फिर टैपिंग कोशिश, जस्ट पॉलिटिक्स, और इतना कोई जगह भी नहीं है बाका, नो वन नोज कि बिहार में कोई जगह है, बट पॉलिटिक्स हैज कम सो मच डाउन ना कि ये चीजें आजकल बहुत, और आप सिखा रहे हो नए लोगों को यू कैन डू दिस, एंड कोई आपको अपोज नहीं कर सकता। बट ऑल्सो जो आप कह रही थी, शायद आप कह रही थी ना कि अनएजुकेटेड रखने में क्या है कि बेरोजगारी इतनी है और नौजवान इतने हैं जिनका रोजगार नहीं है, क्वालिफाइड भी है, एग्जाम्स दिए हुए हैं, बीए पास हैं, सब कुछ, लेकिन रोजगार नहीं है। तो उनमें इतना एंगर है और इतना फ्रस्ट्रेशन है और सारे खाली बैठे हुए, तो कितना मुश्किल है उनको फिर बहकाना इन चीज़ों में। सबसे आसान होता है, हम सब जानते हैं, अब बच्चों को बिजी रखो, पढ़ाई करते रहे, स्पोर्ट्स करते रहे, कुछ इंगेज, पॉजिटिविटी में इंगेज रहे, ताकि कोई जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर रहे ऑटोमेटिकली। लेकिन जब वो कर ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, उनके लिए कोई मौका ही नहीं बना रहे हैं हम, तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि उसकी वजह से तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, जाके उसको मारो। या इस तरह का जो सोसाइटी में जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाईली एजुकेटेड है, नौकरी जॉब नहीं मिल रही है।
पारुल जो है शी इज़ बेसिकली एन इंजीनियर, लेकिन ये अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के शी डज टैरो रीडिंग। तो बड़ा मैं व्हेन द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि शी सेड दैट आई वांटेड टू परस्यू समथिंग ऑफ माय ओन टेस्ट। एंड बहुत सारा हम लड़कियों में ये भी देखते हैं कि पहले प्रेशर कुछ और होता है फैमिली की तरफ से, नई जॉब लो, ऐसे करो, लेकिन बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपनी पसंद की चीज़ को परस्यू कर पाती हैं। एंड शी टुक दैट बोल्ड स्टेप, शी लेफ्ट हर जॉब एंड शी इज परस्यूइंग हर टैरो। But I enjoyed being a housewife. I did. मैं भी बस ये सोचती हूँ इलेक्शन ओवर हो जाए, उसके बाद एक हफ्ते तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी एंड आई जस्ट स्पेंड टाइम विद हर। मैं तो सीधा किचन में जाती हूँ, यहाँ से अब सीधे किचन में जाऊँगी। अच्छा। क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, दिखाओ। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर चलाना सबसे मुश्किल काम है। उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। It's not an 8-hour job. अराउंड 17 लाख का कॉम्पनसेशन दिया गया था उनके हस्बैंड को और बच्चों को। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे पता नहीं चलता आपके बारे में इतना, मगर आप अंदर दिल से बहुत अच्छी हैं। अगर ऐसी मिलती रही तो पता नहीं कितने आपके बन जाएंगे। सारे हैं अच्छा चाहेंगी ना, मैं मतलब कहती हूँ कि आप 100% आपके हो जाएंगे। आपके बोलने का स्टाइल, जो दिल से बात कर रही हो, वो बहुत अच्छी है। Thank you. Thank you. अब आज हमारे कई नेता तो ऐसे हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो वो बोल ही नहीं पाते। सारे नेताओं को ऐसे घर बुला के उनसे बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले कि असल में कितना बोल पाते हैं। लग ही नहीं रहा कि वो ऐसी हैं, ऐसा तो हमारे जैसी है। दीदी तो सब जगह ऐसे ही देखा होगा, मीडिया से सीधा कैसे ऐसी बात करती है। कोई नहीं होता ऐसे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो। उस समय मैं 11 साल की थी जब यूनिटी में आए थे राजीव गांधी जी, वो बोलते प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो। हाँ, पहले सॉल्यूशन ढूंढो। आप तो जहाँ जाओगे अपना बना लोगी। आपके सामने तो अगर एक बार कोई और भी खड़ा हो जाए ना विपक्ष वाले, वो भी आपके हो जाए। और रीजन यही है, आप कांग्रेस में नहीं आई ना, अब आपको आगे आना है, हमारा कांग्रेस को आगे। प्रियंका क्या कह रही है, मैं सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा पंकज सिंह को भी बुलवा लेना चाहिए। अच्छा, वो आते नहीं है। उनको और मुझे एक डिबेट में बुलाया एक चैनल ने साथ में, तो मैंने बोला चैनल से, मैंने कहा अच्छा मैं तो आ जाऊंगी, आप एक बार पता कर लो वो आएंगे नहीं आएंगे। कहते नहीं मैम उनको भी बुलाएंगे। मैंने कहा एक बार आप पता तो करो। आधे घंटे बाद फोन आया कि नहीं वो मना कर रहे हैं। अमित शाह जी को बुलाना चाहिए। नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, ऑब्वियसली आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। लाइक मैं नोएडा में शुरू से रही हूँ, तो मुझे पता है कि किस कोने में, किस नुक्कड़ में कहाँ ज़्यादा क्राइम होने के चांसेस हैं, कहाँ पे ऑटो वाला ले जा सकता है गलत तरीके से। तो वो सब चीज़ें आई थी जो रेजिडेंट यहाँ रह रहा है वही रिलेट कर सकता है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी दीदी, मैं जितना ज़्यादा, क्योंकि आपने मुझे कहा था, आपको याद होगा कि पंखुड़ी औरतों के बीच में जाओ, औरतों से बात करो, तब ये 40% वाला भी वो नहीं हुआ था, उससे भी पहले की बात है। तो मैं जहाँ पर भी मीटिंग करती थी मैं कहती थी मुझे महिलाओं से मिलना है। मुझे जितनी नोएडा की प्रॉब्लम्स पता लगी ना, वो मुझे महिलाओं से पता लगी। औरतें अंदर की बात बताती थी कि स्कूल फीस की इतनी प्रॉब्लम है, और जो भी सारी सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शाम को निकलते हैं, ये वाला स्ट्रेच जो है ये बड़ा अंधेरा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, ओला बड़ी महंगी मिलती है, ऑटो वाले बड़े महंगे। ये सारी चीज मुझे औरतों से ही पता चली कि ऑटो कितना महंगा है, उबर कितनी महंगी है। और फिर उतना ही मैंने जितना समझ के रिलेट करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा मुझे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की आई औरतों से बात करने के बाद। तो आई थिंक रियल प्रॉब्लम्स जो है ना वो औरतें ही फेस करती हैं। अगर औरत समझाए तो आदमी को मानना ही हाँ, उनको फेस नहीं करना पड़ता ना चैलेंज। उनको थोड़ी पता है कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हो गई है, नहीं पता। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम स्वाति है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आपकी बात से बहुत ही ताल्लुक़ रखती हूँ कि मतलब सच में औरतों को जागरूक होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम बैठे थे तो हम बात कर रहे थे ऐसे ही, तो मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे बहुत लोगों से कि भाई आप किसको वोट दोगे, तो सबने कहा कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। बाहर भी मैंने लोगों से पूछा, तो एक मेरे को मिली
मेरे घर के पास मेरी एक आंटी है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जहाँ अंकल कह देंगे वहीं बटन दबाएंगे। मैंने उनको बोला कि क्यों, अंकल कह देंगे कहाँ बटन दबाना है वहीं पे, कह रही और क्या वहीं तो दबाई। मैंने कहा नहीं, इस सोच के साथ तो बटन बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। मेरे नाना जो थे बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के आदमी थे और पॉलिटिकल उनके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। तो एक बार मैंने अपनी नानी से पूछा तुम किसको वोट देती हो? तुम बताना मत, कभी उनको नहीं बताती, मैं तो किसी और को ही दे दूंगी। अच्छा देखा, बताना मत। तो वो चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग थे। इतनी जागरूकता लानी बहुत जरूरी है कि आप जिसको वोट डालने जा रहे हो आप पहले उसकी स्टडी कर लो कि आप क्या कर रहे हो। आप केवल इस सोच के साथ वोट मत दो कि सामने वाले ने क्या कह दिया, पीछे से आपको पुश करा और आप जाके बटन दबा के आ गए। नहीं, ये सोच ही गलत है। तो ये असल में बेसिक जो हमारी ग्राउंड्स है ना, हमें वहीं से ही शुरुआत करनी चाहिए चीज़ों की। और मैं तो यहाँ पे सबको बोल रही थी, जितनी मेरी महिला मित्र हैं, कि भैया उठो और अपनी जाके 20 घर इधर पकड़ो, 20 घर उधर पकड़ो और बोलो कि औरतें तो जाके हाथ को वोट देंगी, बाकी आदमियों का पता नहीं कहाँ। नहीं फिर वोट के देंगी तो आदमी तो अपने आप ही देंगे। नहीं, हम उनको प्रेशर नहीं करेंगे ना, हम उनको बोलेंगे आप भी अपना दिमाग खोलो, आप हमारे प्रेशर में क्यों चल रहे हो। हम अपनी सोच के साथ वोट देंगे, आप अपनी सोच के साथ वोट दो और फिर देखो कौन आता है सत्ता में। यही तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस लोगों को दिमाग से खोल के सशक्त बनाती है, बीजेपी डराती है। तो डरना दिमाग को बंद करती है कि एक ही तरह से सोचो, एक ही डायरेक्शन में सोचो। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा जरिया बन चुका है कि आप एक झूठ को 10 बार दिखा दीजिए, लोग सोचेंगे ये सच हो सकता है। और सबसे ज्यादा हम जैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं ये काम, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाला कि बिना चेक करे फॉरवर्ड करेंगे। झूठ चल रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? आपने पहले उसको देखा ही नहीं कि ये सच है कि झूठ है, बस आप फॉरवर्ड करे जा रहे बंदों की तरह से। तो ये सब चीजें भी असल में इनको भी टैली करना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। हम सब यही कर रहे हैं, मतलब हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रही हूँ, हम सब लोग यही कर रहे हैं कि हमने देखा यूट्यूब खोला, हाँ यही हो रहा होगा, चलो भैया इसको कर देते हैं फॉरवर्ड आगे। कोई नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट स्टडी कोई नहीं कर रहा है। ये तो हमें ही सोचना है कि अगर हमें अपनी बेटियों को आगे यही भविष्य देना है तो ठीक है, फिर तो बने रहिए। और अगर उन्हें भविष्य में आगे कुछ बनाना है, कुछ आगे नई धारणा के साथ आगे बढ़ना है, तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। और इस बार तो परिवर्तन की जरूरत है। नोएडा को तो डिवीजन और बढ़ता जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम्स में आपस में डिवीजन बढ़ रहा है। मतलब टू मच है। जो आइडियोलॉजी ये होती है ना, लोग दूसरों को टारगेट करके चुनाव जीतने वाली, इसमें कभी ना कभी महिलाएं भी निशाना बनेंगी। आज मुस्लिम है, फिर कल दलित, फिर परसों महिलाएं। और जो यही लोग तो हैं जो कहते हैं हिंदू महिलाएं 10-10 बच्चे पैदा करें। तुम कौन होते हो बताने वाला हम कितने बच्चे पैदा करें? एक बच्चा पैदा करके तो देखो, तब पता लगेगा कितना मुश्किल होता है। ये एक्चुअली सच है कि तुम रोज दादी को अपनी सास को आरती उतारा करो, देखो कैसे सो रही है। क्योंकि ये एक्चुअली वो लोग हैं जिनको लगता है कि महिलाओं का कोई वजूद नहीं है। एक इनका एक दिन मंत्री बोल रहा था कि अगर तुम्हें ज्यादा सरकारी सुविधा चाहिए तो तुम भी तो 40-40 बच्चे पैदा करो। तब मतलब आप औरत को मशीन समझते हो बच्चे पैदा करने की, कि बच्चा पैदा करो। तो ये जो अटैक आज हमें लग रहा है कि चलो हम पे नहीं हो रहा, मुसलमानों पे हो रहा है, हम पे नहीं हो रहा, दलितों पे हो रहा है, ये कल को औरतों पे। और ये इनके जो बजरंग दल वाले हर वैलेंटाइंस डे पे वो करते हैं, कोई लड़कियां अगर क्लब जा रही है उनसे अरे तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले? उनके पेरेंट्स, अगर पहली बात है अगर कोई बड़ी लड़की 18 साल से बड़ी, वो तो अपने आप, और अगर एक बार को कोई कर सकता है उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। तुम थोड़ी उसको बताओगे कि उसको कहाँ जाना है, नहीं जाना, क्या करना है। तो ये कभी ना कभी लौट के हम लोगों के ऊपर भी ये बातें आएंगी कल को कि आप ये कपड़ा मत पहनो, इतने बजे बाहर मत निकलो। आपका ये जो फोटो है ना कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं उसके लिए मैं पढ़ रही थी तो उसके ऊपर बड़े सारे मीम्स वगैरह बने हुए हैं मीडिया में, मैं देख रही थी, व्हिच वाज वेरी बैड। तो मैं यही चीज़ काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि 2 लेडीज को लड़ते हुए दिखाया है, कैट फाइटिंग कर रही है। एक्चुअली ये क्यों है ये नारा? क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई और जिन जिन महिलाओं पे अत्याचार हुआ वो सारी लड़ रही थी। आप सोचो कि एक महिला का रेप किया जाता है, उसके बाद वो उसका FIR रजिस्टर नहीं होता है, वो अगले डिस्ट्रिक्ट में जाती है, रोज़ 6 बजे सुबह ट्रेन लेती है खुद और अपना FIR रजिस्टर करने के लिए जाती है। उसके पिता के सारे खेत जलाए जाते हैं, उसके भाइयों को पीटा जाता है, उसके पिताजी घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हुए हैं, उसको बाहर घसीट के पीटा जाता है।
उसकी जो 9 साल की नीस है उसको तंग किया जाता है कि स्कूल में धमकाया जाता है कि तुम स्कूल मत आओ, तुम्हें देखना, तुम्हें भी ऐसा करेंगे। उसको जला के मार देते हैं उस लड़की को। लेकिन मैं उसके घर जब गई, उसकी भाभी ने मुझे बताया कि वो हमसे कहती थी कि मैं खुद लड़ूंगी, आप मेरे साथ आओ मत। और पिताजी उसके एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरे समय चुप थे और सुन रहे थे। और भाभी बहुत बोल रही थी, बता रही थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे ख्याल से 10-15 मिनट बाद एकदम अचानक रोने लग गए और सिर्फ यही रिपीट करते रहे कि मेरी बेटी ने कहा कि वो अकेली खुद जाएगी, खुद लड़ेगी। मुझे वो कहती थी कि पापा साथ मत आओ, मैं जाऊंगी अपने आप। फिर उसका इस तरह से अंत हुआ। तो मैंने बार बार ये देखा है कि लड़कियों में ये भावना है कि हमारा भी हक है, हम भी लड़ेंगे, और चाहे तुम कुछ भी कर लो हमको, हम लड़ेंगे हर जगह। क्योंकि एक्चुअली संघर्ष तो महिलाओं के लिए बचपन से ही है, चाहे कहीं भी हो कि कुछ भी हो, संघर्ष तो है। मैम मेरे जो हस्बैंड हैं वो गारमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, तो मैं तो सोच रही थी तुम कॉलेज में हो। लगता नहीं। 2-3 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं अपना जीएसटी का पैसा निकलवाने में। हाँ, मैं बहुत 2-3 साल से फाइट कर रहे हैं। बल्कि ये मुझे थोड़ा जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछती रहती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा ही पैसा हमें वापस क्यों नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्ट हैं, पैसे उन्हें पैसा खिलाओ तब अपना पैसा लो। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है मतलब। तो उन्होंने कहा यही चल रहा है अभी, अब तो यही चल रहा है। बट ये फ्लैट ओनर्स यही बात कह रहे थे मुझे आज सुबह कि एक्चुअली डिफॉल्टर है बिल्डर, और आप पैसे ले, मतलब आप पनिशमेंट दे रहे हो फ्लैट ओनर को, जबकि उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उसने तो पूरा पेमेंट दिया है। तो जीएसटी में भी वो तो पूरी तरह से उसके आँख नाक सब करप्शन में कांग्रेस के टाइम पे गारमेंट एक्चुअली सब्सिडी बहुत अच्छी मिलती थी, बहुत मिलती थी, अभी नहीं मिल रही है। मैं तो मतलब दिल से चाहती हूँ कि मतलब कांग्रेस ही है। और एक्सपोर्ट के लिए टैक्स फ्री, पर्सनल बेनिफिट के लिए है ये चीज। मतलब मुझे एक्सपोर्ट शायद टैक्स फ्री भी होता था हैंडीक्राफ्ट्स का और गारमेंट्स का शायद नहीं। पहले तो बहुत सुंदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। माय नेम इज रिया भाटिया, मैं भारद्वाज कहलाती हूँ, शादी हो चुकी है भारद्वाज फैमिली में, और आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, बट अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है F&B इंडस्ट्री में है, क्लब ओनर है ना। तो मेरे को ये है उनसे डिस्कस कर, मुझे नहीं पता ये इशू है नहीं है, आई डोंट नो। जब से कोविड टाइम आया है तो मुझे लग रहा है F&B इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। मतलब मैं हस्बैंड वो रोज़ मुझसे यही बात करते हैं कि कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता। एवरीबडी इज थिंकिंग कि F&B इंडस्ट्री जो है कि क्लब ओनर्स बहुत अमीर है, इनके पास फालतू पैसा है कि मतलब कहीं भी लगा सकते हैं। पर कहते हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि वी आर द मोस्ट, मतलब जो हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। बट कोविड के टाइम में कोई हमें सोच ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगती है तो वो क्लब्स को लगती है, हर चीज़ बंद कर दी जाती है। जो 7 बजे से शुरू होता है क्लब, उसे पहले ही बंद कर दिया गया। वो कहाँ से कमाई करेगा, क्या कुछ करेगा। बट ये भी एक्चुअली ये सरकार की एक मानसिकता है। तो एक्चुअली जो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली 2-4 इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं उनको बेनिफिट करने के लिए हैं। तो वो जब सोचते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में, तो ये सोचते हैं उन्हीं लोगों के बारे में। स्मॉल और जो मीडियम बिजनेसेस हैं जो जिन्होंने एक्चुअली इस देश की इकोनॉमी को खड़ा किया है, जैसे आपके हस्बैंड का बिजनेस, आपके हस्बैंड का बिजनेस, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं है। तो सिर्फ कोरोना में आपको मार नहीं लगी है, अभी तो ठीक है आपका रेस्टोरेंट है तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन जीएसटी से जैसे आप कह रही हैं, उससे पहले नोटबंदी में सबसे ज़्यादा सफ़र तो स्मॉल बिजनेसेस ने किया। मॉल्स भी मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं, दे आर सेइंग वी नीड रेंट। ये आपका क्लब चल रहा है नहीं चल रहा, डजंट मैटर, दे नीड रेंट। और रेंट्स भी ऐसे होते हैं 6-6 लाख, 7-7 लाख, नोबडी इज मतलब देख ही नहीं रहा है कि क्लब ओनर्स कितना कर रहे हैं। एवरीबॉडी तो उस एक वो बना हुआ है कि हाँ दे आर वेरी रिच, बस खत्म बात। तो कोई पॉलिसी ही नहीं है ना स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करने की। उस तरह से जैसे जिन बिजनेसेस को इतनी मार पड़ी है कोरोना की और बाकी जो परिस्थितियां जिस तरह से बनी हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बाकी सारे देशों में है। जब डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स के लिए भी पॉलिसी नहीं है कि इन्होंने इतना काम किया है कोरोना में अपनी जान को मतलब बेसिकली रिस्क करके, और उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा वेतन नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है,
तो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को तो ये इग्नोर ही कर रहे हैं, और जितना भी है बेसिकली जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो तो कुछ गिने चुने बिजनेस है ना, और हम सब जानते हैं कि कौन कौन है, वही प्रॉफिट कर रहे हैं, उन्हीं वही एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, एयर इंडिया खरीद रहे हैं, सब लोग मतलब जितने भी बिजनेसेस वही खरीद रहे हैं। थैंक यू। बहुत गुंडागर्दी मतलब अच्छा, पॉलिसीज कितनी सेंसलेस है जो आप कह रहे हो शाम को बंद कर देते हैं, है ना। कोविड शाम को ही होता है, जो ये नाइट कर्फ्यू लगाते हैं, जो कि कोविड मतलब कोविड रात को ही घूमता है या रात को ही होता है कि शाम आप जिनका बिजनेस ही शाम के काम पे डिपेंडेंट है उनका क्या होगा, तो वो सोच दिमाग नहीं लगाते पॉलिसी में। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, कोई बीच में कोई बना ही नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम और ये कोरोना का होटल इंडस्ट्री में स्टूडेंट की फीस कहाँ और बढ़ गई उसके बाद से, जितनी ही बढ़ गई, और बाकी सब कुछ तो है ही नहीं पहले जैसा, और फीस पूरी की पूरी है, कोई कम नहीं। तो स्कूल वालों को रोटी तब करेंगे जब हम ग्राउंड रियलिटी समझेंगे। और एक दो महीना भी अगर डिले हो जाती है किसी बच्चे की तो उसकी क्लासेस बंद हो जाती है, रिपोर्ट कार्ड रोक देते हैं। तो कोविड के समय पूरी फीस भरनी पड़ रही है, पूरी क्लासेस नहीं हो रही है लेकिन फीस भरनी है। दीदी उसके बाद भी बढ़ाई है, ऑनलाइन फीस नहीं पे करते हो तो वो आपकी क्लासेस बंद कर देते हैं और रिपोर्ट कार्ड भी रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिया, तो ही रिपोर्ट कार्ड देंगे लास्ट में, क्योंकि मेरे हस्बैंड आपका होटल इंडस्ट्रीज में है, तो 9 मंथ तो हमारा जॉब है पर सैलरी लेस, तो हम कहाँ से दें स्कूल फी, तो नहीं दिए, तो हमारे बेटे का रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिया, फिर हमने फी दिया, फिर रिपोर्ट कार्ड दिया, फिर हमारे बेटे को प्रमोशन। और रिपोर्ट कार्ड भी क्या वो ऑनलाइन ही दिखा रहे थे ना, ऑनलाइन आपने फीस नहीं पे करी तो रिपोर्ट कार्ड आपका शो नहीं कर रहा, और जैसे ही आपने फीस पे करी आपका रिपोर्ट कार्ड शो कर रहा। धंधा बना हुआ है सब चीज, धंधा बना, प्रीपेड सिस्टम डालोगे पैसा तो इसके लिए अगर आप पहले जो 30,000 देते थे उसमें सारा कम नहीं हम सबने बहुत आंदोलन अनाशन बहुत कुछ किए थे, कुछ नहीं, कुछ सारे मिले हुए हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इवन 50% आपका मैनेजर ने लिया, हमसे पूरी सैलरी को रिबेट लिया और टीचर्स की सैलरी काट दिया 20-30% स्लैश करके टीचर्स को सब टीचर्स ने मेंशन किया हमारी सैलरी कम हो गई है, so for parents you know, so basically school is using it as an opportunity to earn more basically, that's what's happening. ट्रांसपोर्टेशन भी ले रहे हैं जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो कुछ स्कूल्स ले रहे हैं, अभी मुझे कुछ स्कूल्स ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट कर दिया लेना, अभी रिसेंटली मुझे बताया ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिया जा रहा है, किया जा रहा है, महंगी हो गई है, महंगी एनुअल फी, जबकि स्कूल तो हुआ ही नहीं साल भर, लैब चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो लैब तो यूज ही नहीं कर रहे बच्चे, लैब चार्जेस ले रहे हैं, इस तरह से एडिशनल बहुत सारी चीजें, एनुअल फी का भी 50% लिया गया, जबकि एनुअल फी हम क्यों दें, क्योंकि साल भर तो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, आपका इस बिल्डिंग टूटा फूटा क्या हुआ वो तो आपका है ना, उसका हम क्यों दे, हम तो दे नहीं, स्टाफ तो आधा हो गया, इसलिए तो चाहिए, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, स्टाफ भी उन्होंने आधा कर दिया और फीस पूरी, और स्टाफ को फीस मिल रही है फुल, आई मीन वेजेस मिल रहे हैं फुल, हाँ, और जो हाफ हो गया उसमें से सैलरी तो मैं बताती हूँ, सैलरी कम की है, सैलरी का तो ऐसा है कि 50,000 पे साइन कराते हैं और 25,000 वो देते हैं, तो कोई चेक नहीं कर रहा है ये, कौन चेक कर, कोई दीदी हम लोगों ने रेस किया था इशू स्कूल ऑडिट का, मैंने डीएम को भी लेटर लिखा था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना था कि स्कूल्स के ऑडिट नहीं होते हैं, और स्कूल्स जो हैं दे कैन नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज, क्योंकि उनको लैंड सब्सिडाइज रेट पे सरकार देती है, यहाँ ऐसे ऐसे स्कूल है जिनको 1 रुपए पे लैंड मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, लेकिन यहाँ दीदी नोएडा में किसी स्कूल का ऑडिट नहीं होता ही नहीं है, इवन दो लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऑडिट नहीं होता, वही बात है पॉलिटिकल विल नहीं है, किसको बोलोगे जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, कभी कोई भी क्वेश्चन उठाता नहीं है, ढक्कू पीछे से तो सारा खुला है, तुम्हारी दादी की भी
और गोली तो मौत भाई हमारे पिताजी की भी ऐसा ही भाई। और अब तो मैं कुशल मंगल राख है सब है। क्या बच्चा है तुम पे? बड़े बड़े हो गए, कॉलेज चले गए। 21 साल का बेटा और 20 साल की बेटी। चलो बढ़िया, खुश रखा भगवान। प्रियंका हमारे सीएम बने, फिर मेरी तो ये हम तो यही चाहते हैं। मैं जीते जी देखना चाहता हूँ, मेरी माँ के जीते जी देखना चाहता हूँ आपको पीएम। अब आपकी इच्छा पूरी बहुत बड़ा प्रॉमिस है। मैं ये प्रॉमिस तो करूंगी कि मैं लड़ती रहूंगी, मैं लड़ती रहूंगी। थैंक यू। आगे से ज्यादा रूल तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। जैसे की बात होगी, महिला पेंशन का जो है वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो कांग्रेस के टाइम पे ही वो हुआ था, नहीं तो आज पेंशन नहीं मिलती थी। नहीं, मेरी मम्मी कल ही बता रही थी कि कितना काम करती थी वो बता रही थी कि जो कॉर्पोरेशन के चुनाव थे उसके लिए भी कैंपेन करती थी। मतलब जब हार गई थी चुनाव 77 में, तो कह रही थी कि दिखती नहीं थी, सुबह से शाम तक लगी रहती थी। कभी बता रही थी कि हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा भी नहीं था, छोटा सा एक इंजन का हेलीकॉप्टर था, उसमें जाती थी, या फिर कभी कभी गाड़ी होती थी या नहीं होती थी फिर भी निकलती थी। फोटो लेंगे, फोटो लेंगे। अभी आके मैं आ जाती हूँ, सबके साथ ले लेती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो दादी के साथ लो। चार पाँच आ जाओ आप लोग, तो आराम से खड़े हो जाइए, वहाँ आ जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। 4 लोग आ जाओ तो आराम से हो ऐसा कर रही है ना, अलग वहाँ आ जाएंगे। लेट मी कम मैंने गुस्सा हो जा रहा है बोल दो। गीता जी कुछ की हो गया? नहीं हुई, अभी आपका हो गया, करा दीजिए।